फिजिकल स्कीमा हमने जिस तरह से अगर हम उसको देखें तो हमने जो है वो इसकी फिजिकल डेटा मॉडल्स में वो हमने देखे थे कि वो क्या होते हैं, उनके टाइप्स देखी थी। तो उसके बाद कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स हैं, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो स्कीमाज हैं वो भी तीन तरह की होती हैं। इंटरनल एक्सटर्नल स्कीमा, इंटरनल एक्सटर्नल स्कीमा, और उसके बाद कंसेप्चुअल स्कीमा होती है। तो कंसेप्चुअल स्कीमा एक्चुअली क्या होती है कि ये आप ये कह लें कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल के जो है वो दरमियान में होती है। तो एक तरह से क्या करती है कि ये मैपिंग प्रोवाइड करती है फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल। जो मैपिंग होती है वो एक्चुअली जो है ये कंसेप्चुअल स्कीमा जो है प्रोवाइड करती है। एंड इट इज द हार्ट ऑफ द डेटाबेस। उसकी क्या रीजन है, इट्स पोस्ट ऑल द एक्सटर्नल व्यूज एंड इज इन टर्न सपोर्टेड बाय द इंटरनल स्कीमा। तो ये जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि ये मैपिंग है, अगर ये नहीं हो तो फिर इसका मतलब है कि एक तरह से डायरेक्ट मैपिंग होगी विच विल बी डिफिकल्ट। उसको जो है वो फिर जो इंडिपेंडेंस हम चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस हो, और जो एक्सटर्नल जो यूजर है उसका इंटरनल डिटेल के साथ, इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो है वो कोई ताल्लुक ना हो, तो उसको फिर हम अचीव नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा इसके साथ जो है वो मसला जो है वो है। तो वो इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्कीमा के दरमियान में हमने ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई है। The internal schema is merely the physical implementation of the conceptual schema. The conceptual schema should be a complete and accurate representation of data requirements of the enterprise. और अगर इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन देखें तो क्या है कि conceptual modeling या conceptual database design is the process of constructing a model of the information used in an enterprise that is independent of implementation detail. This is the most important point. इसको अगर आप देखें, independent of the implementation details, such as the target DBMS application programs, programming language, and any other physical consideration. तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम conceptual modeling जो है वो कह देते हैं। तो इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस तरह से हो सकता है कि दिस इज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस जो है वो आती रहती हैं। तो अगर आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई मॉडल बनाते हैं, अभी आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल की बात ना करें, अभी सिर्फ मॉडल की बात करें कि जो डेटाबेस डिजाइन है, मॉडल कह लें या उसको डेटाबेस डिजाइन कह लें, इट्स द सेम थिंग। इसके अंदर जो है वो कोई इसमें फर्क नहीं है। मॉडलिंग भी यूज कर लेते हैं, डेटाबेस डिजाइन भी यूज कर लेते हैं, इट्स द सेम थिंग। तो हम जब मॉडलिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसको एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं। हमने ये पहले भी बात की थी कि जो प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है, खासतौर पे कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, तो उसका मतलब ही होता है कि हमने जो लो लेवल डिटेल्स है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हमने डिस्कस नहीं करना होता। हम इसको सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ क्लास को डिस्कस करते हैं, या जिस तरह से हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एंटिटी कौन सी है। तो इस तरह से डिस्कस करते हैं। अब इस एंटिटी को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज किया है, या कोई और उसके अंदर जो है वो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया, इस चीज को हम डिस्कस नहीं करते। ये सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं। अगर हम इन डिटेल्स में जाएंगे तो जो हमारा डिजाइन है वो प्योरली आप ये कह लें कि आर्किटेक्चर डिपेंडेंट हो जाएगा। उससे उससे फिर जो मसाइल खड़े हो सकते हैं उसमें। आप ये कह सकते हैं कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी उसका इशू आ सकता है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी क्या होती है कि जब आप एक ही सिस्टम को एक से ज़्यादा, जिस तरह से अब फर्ज करें कि हमारे पास क्या होता है कि विंडोज़ की मशीन भी होती हैं और मैक की मशीन भी होती है जो मैक ओएस यूज़ करती हैं। इस तरह से अब मोबाइल डिवाइसेस भी आ गई हैं। तो ये सारा एक एनवायरनमेंट बनाती है जिसमें एक ही तरह के सिस्टम नहीं होते, बल्कि इसमें जो है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि हमारा सिस्टम जो है कोई भी अगर क्लाइंट हो, अगर विंडोज़ का क्लाइंट है या मैक ओएस का क्लाइंट है या कोई मोबाइल क्लाइंट है, तो उसको एक ही तरह की सर्विसेज जो है वो मिले। तो अगर हम आर्किटेक्चर डिपेंडेंट कोई मॉडल बनाएंगे तो उसमें फिर ये चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते। फिर ये हो सकता है कि हम इसमें ये भी है कि हम जब डिज़ाइन बना लें तो उसके बाद जो है वो डिज़ाइन हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी जो आप ये कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये हमारा जो है इसका मेन मकसद होता है। अच्छा, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इसको कंसेप्चुअल
डेटा मॉडल भी कहते हैं। और मेनली जो हम काम करेंगे, इनफैक्ट ये जो एंटिटी मॉडल्स हम बनाएंगे अभी आई थिंक आफ्टर थर्ड चैप्टर जो है वो हम इस पे काम शुरू करेंगे, तो वो हम सारा देखेंगे, उसको हम कंसेप्चुअल डाटा मॉडल कहेंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, और वही वही चीज़ जो है वो फिर हम उसको डीबीएमएस के ऊपर जो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद फंक्शंस देखें, ये हमने है थोड़े से हमने इसको ब्रीफली हमने इसको पहले देखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो डिटेल में देखेंगे, और कौन कौन से कंपोनेंट हैं डेटाबेस के उसको भी जो हम डिटेल से देखेंगे। तो फंक्शंस का देखें कि उसके फंक्शंस क्या हैं। डेटा स्टोरेज, रिट्रीवर एंड अपडेट। A DBMS must furnish users with the ability to store, retrieve, and update data in the database. A user accessible catalog. A DBMS must furnish a catalog in which description of data items are stored and which is accessible to user. ये जो हमने इसको हम बेसिकली कहते हैं कि यूजर एक्सेसिबल कैटलॉग क्या है। ये एक तरह से डाटा डिक्शनरी होती है। डाटा डिक्शनरी में क्या होता है कि जो भी आपका डाटा है, डाटा अबाउट डाटा, जिसको कि हम मेटा मेटा डाटा कहते हैं, वो इसके अंदर जो है वो सारा स्टोर होता है। यानी आपकी डाटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है, उसमें टेबल्स कौन कौन से हैं, उसमें फील्ड कौन कौन से हैं, फील्ड के टाइप कौन कौन से हैं, और टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये सारी इस डिस्क्रिप्शन जो है वो इस डेटा डिक्शनरी के अंदर जो है वो होती है। अच्छा, उसके बाद सिस्टम कैटलॉग को हम थोड़ा सा, अभी इसका जिक्र हुआ है, इसको डिटेल से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कि इसमें नेम्स हैं, types and sizes of data items, names of relationships, integrity constraints on the data। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को भी हम डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। बेसिकली कुछ ऐसे कह लेंगे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि डाटा को कंसिस्टेंट रखने में जो है मदद करते हैं। अगर हम इनको इन्फोर्स नहीं करते तो उससे क्या होगा कि एनॉमलीज पैदा हो सकती है। अगर ये और एनॉमलीज से क्या होता है कि जब एनॉमलीज हो तो उससे फिर क्या हो सकता है कि डाटा आपका इनकंसिस्टेंट जो है वो स्टेट में जा सकता है। तो उसको इन एनॉमलीज से बचने के लिए और डाटा को कंसिस्टेंट स्टेट में रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको इन्फोर्स करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। नेम ऑफ ऑथराइज्ड यूजर हु हैव एक्सेस टू द डाटा, the data item that each user can access, and the types of the access allowed, for example insert, delete, update, delete और read access। तो इसमें प्रिविलेजेस होती हैं। मोस्टली जो सबसे कॉमन प्रिविलेज होती है वो रीड की होती है। ये आमतौर पर सबको होती है कि डाटा उसको रीड कर सकता है, लेकिन इसमें भी फिर ये बताया जाता है कि कौन सा डाटा उस रीड कर सकता है और कौन सा नहीं। फिर ये होता है कि कुछ यूजर्स होते हैं कि उनको इंसर्ट करने की परमिशन होती है। जैसे कि अगर आप देखें कि क्या हो सकता है कि इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पोस्ट क्लर्क है जो कि एक पोस्ट स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल, तो वहाँ पे जो है वो सेल कर रहा है, आइटम्स को स्कैन कर रहा है, तो उसको जो है ये परमिशन होगी कि वो डाटा को वो इंसर्ट कर सकता है। तो चूंकि उसने वो स्कैनिंग करनी है तो स्कैन के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहा है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो उन रिकॉर्ड्स को अपडेट या डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट की क्या एग्जांपल होती है कि फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ रिटर्न हुई है, तो इसका मतलब है कि वो उसको हमने उसको जो ट्रांजैक्शन हुई है या किसी ने कोई चीज़ रिटर्न की है, तो वो अपडेट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, तो उसको उसको वो नहीं कर सकता, वो उसकी प्रिविलेज में नहीं आता। तो इस तरह से मतलब कुछ यूजर्स होंगे जो आमतौर पे आप कह लें कि हाईली प्रिविलेज यूजर होते हैं, वो रिकॉर्ड्स अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो है इस सिस्टम कैटलॉग के अंदर डिफाइन होता है। External conceptual and internal schemas and the mapping between these schemas uses statistics such as the frequencies of transactions and counts on the number of accesses made to objects in the database। तो ये सारा जो है एक सिस्टम कैटलॉग के अंदर जो है वो स्टोर होता है। उसके बाद क्या है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा can be collected and stored centrally. This helps to maintain control over the data as a resource. The meaning of data can be defined, which will help other users understand the purpose of data. Communication is simplified. Since exact meaning is stored, the system catalog may also identify the user or users who own or access the data. Redundancy and inconsistencies can be identified more easily since the data is centralized. Changes to the data can be recorded, and the impact of change can be determined before it is implemented.
since the system catalog records each data item, all its relationship and all its users. And security can be enforced, integrity can be ensured, audit information can be provided. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें मेरे ख्याल में कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो। तो इसमें मेनली अगर आप ओवर आप देखें तो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड चूंकि एक रेपोजिटरी है, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि हम अपने डेटा के मतलब जो भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, वो हम उसको जो है हम उसको इम्प्लीमेंट हम उसको जो है वो कर सकते हैं। और जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने डेटा के मतलब चाहिए वो हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट अगर आप लास्ट 3 पॉइंट देखें, आई थिंक दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी जिसमें है, सिक्योरिटी कैन बी इन्फोर्स्ड, ताकि हमें ये पता होता है कि जो डाटा है उसको उसको कौन एक्सेस कर सकता है और कौन उसको एक्सेस जो है वो नहीं कर सकता। इंटेग्रिटी की अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि डाटा जो है वो आपका कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स भी इन्फोर्स करते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि ऑडिट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इसकी पूरा एक रिकॉर्ड उसका होता है कि कौन डाटा को एक्सेस कर सकता है और उसने कब एक्सेस किया है, कब उसने जो है वो उसने डाटा को एक्सेस किया है, और जो है वो किस वक्त किया, क्या चेंज की, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा उसके अंदर जो है वो सिस्टम कैटलॉग के अंदर स्टोर हो जाती है। और अगर किसी स्टेज पे आपको जरूरत पड़े तो आप उसको जो एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, फंक्शन है, फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। उसमें सॉरी, ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें ट्रांजैक्शन सपोर्ट है। ट्रांजैक्शन के बारे में पहले भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया कि अगर हम इसको फॉर्मली देखें तो क्या है, क्या ट्रांजैक्शन इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस कैरिड आउट बाय सिंगल यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम which accesses or changes to the changes the contents of the database. DBMS must furnish a mechanism which will ensure either that all the updates correspond to a given transaction are made or that none of them is made. तो ये मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो, जब एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है तो उसके सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो वो कमिट होती है या फिर वो अबॉर्ट होती है। कमिट का मतलब है कि अगर सारे स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए तो डाटा सेव हो जाएगा और डाटा बेस एक नई स्टेट के अंदर आ जाएगा। अगर नहीं होते तो फिर कोई मसला आ जाता है ट्रांजेक्शन के दरमियान में, तो फिर हमने क्या करना है कि ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करना है और डेटाबेस को उस स्टेट पे ले जाना है जो कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले होती है। तो यही सिर्फ जो है वो दो दो पॉसिबल स्टेट जो है वो होती है। तो ये एक उसके एग्जांपल है कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं लॉस्ट अपडेट एग्जांपल। ये उसकी एक टिपिकल एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे टाइम है T1 T2, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स है। दो ट्रांजेक्शन जो है वो पैरेलल में चल रही हैं। इसमें एक T1 एक T2 है और यहाँ पे बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस आप उसको कह सकते हैं। ये बैल एक्स का मतलब है कि कोई एक्स अकाउंट है उसका बैलेंस है। अच्छा, पहली ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई तो उसने रीड किया बैलेंस को, और रीड करने के बाद जो है जब हम ये T1 पे हुआ, जब T2 पे आए तो उस वक्त क्या हुआ कि वहाँ पे एक दूसरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई जिसने कि T2 पे एक नई ट्रांजेक्शन, उसने भी बैलेंस रीड किया। अब दोनों ने बैलेंस जो है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी कोई अपडेट नहीं हुई है, ये अपडेट अगले में जाके होगी। तो इस वक्त अगर आप देखें तो दोनों ट्रांजेक्शन जो है वो सेम बैलेंस रीड कर रही हैं। तो हालांकि ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है लेकिन ये बैलेंस सेम रीड कर रही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इसने क्या किया है कि यहाँ पे बैलेंस में 100 का इंक्रीमेंट कर दिया, फिर उसको राइट कर दिया, तो बैलेंस जो है वो क्या हो गया, 200 हो गया। अब जब ये ट्रांजेक्शन पहले कंप्लीट, इतना सारे हुए यहाँ पे पहले आ गए, उसी वक्त ही जो है वहाँ पे देखेंगे इधर क्या हुआ कि बैलेंस अपडेट हुआ, इसमें कम इसने जो है वो 10 माइनस कर दिया। तो अब आप देखें कि जब दोनों ने बैलेंस रीड किया था, दोनों ने 100 बैलेंस रीड किया था, यहाँ पे जो है वो रीड हुआ था। तो लेकिन अब यहाँ पे हुआ इस तरह से कि इसके पास भी वही 100 था, लेकिन जब अपडेट हुआ तो वो इसको इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हुई, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि जब इसने बैलेंस राइट किया तो इसने जो है ना वो बैलेंस 90 राइट कर दिया। इसको कहते हैं लॉस्ट अपडेट। अब इनफैक्ट क्या होना चाहिए था, तो बैलेंस था वो 190 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ 90 है। ये वाला जो अपडेट था ये हमारा लॉस्ट हो गया। तो ये एक लॉस्ट अपडेट की एग्जांपल है। इसके अलावा और भी इश्यूज हैं, उसको भी हम आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे।
तो इसको हम कैसे कैटर कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कंकरेंसी कंट्रोल में बेसिकली आती हैं, क्योंकि ये दो कंकरेंट ट्रांजेक्शन जो है वो चल रही हैं। तो उसमें लेकिन मोस्ट ऑफन होता है कि जब एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो तो हम दूसरी ट्रांजेक्शन को जो लॉक कर देते हैं उसको भी हम कहते हैं कि आप प्रोसीड ना करें, ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने का इंतजार कर लें। अगर वो कॉमेट या बॉट होती है तो उसके बाद जो है वो दूसरी ट्रांजेक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरह से जो है वो होता है। तो ये एक है। अब इसका जो है कुछ नहीं किया जा सकता, और जब यूजर देखेगा तो उसका बैलेंस है वो कहेगा जी ये दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो मैंने 100 बैलेंस उसमें किया था वो कहाँ गया। तो इसको कहते हैं जी कंकरेंसी कंट्रोल सर्विसेज। अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उसके थोड़ा सा उसके जरिए हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं। DBMS must furnish a mechanism to ensure that database is updated correctly when multiple users are updating the database concurrently. Recovery services, DBMS must furnish a mechanism for recovering database in the event that database is damaged in any way. तो इसमें क्या होता है कि ये असल में दो चीज़ें होती हैं, इसको हम कहते हैं बैकअप एंड रिकवरी। तो ये अक्सर जो हमारे जितने भी DBMS हैं वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम डेटाबेस को ऑटोमेटिकली जो है वो उसको हम उसको जो है बैकअप कर सकते हैं। तो बैकअप करने का मतलब जो है वो क्या होगा कि बैकअप उसका जब भी उसमें हम ये बता सकते हैं कि कब हमने जो है इसको बैकअप करना है, डेली बेस पे करना है, ऑर्ली बेस पे करना है या वीकली बेस पे करना है। तो वो डेटाबेस अपडेट होता रहता है, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो फिर हम उसको अपने बैकअप से जो है उसको रिस्टोर जो है वो कर सकते हैं। Authorization services, DBMS must furnish a mechanism to ensure that only authorized users can access the database. Support for data communication, and DBMS must be capable of integrating with communication software. Integrity services, DBMS must furnish a means to ensure that both the data in the database and the changes to the database follow certain rules. ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमने इंटेग्रिटी जो कंस्ट्रेंट्स है वो हम अप्लाई करते हैं, और उसका सिर्फ मकसद होता है कि डेटा डेटा हमारा जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। Services to promote data independence. DBMS must include facilities to support the independence of program from the actual structure of the database. Utility services. DBMS should provide a set of utility services. ये यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती हैं कि ये डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो जैसे अगर आपने किसी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ सर्विसेज होती हैं। तो ये अक्सर DBMS जो है वो ये इस तरह के जो टूल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए आप जो है वो काफ़ी सारे छोटे मोटे काम जो है वो कर सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या होंगे डेटाबेस के? डेटाबेस DBMS इज पार्टीशन into several software components or modules, each of which is assigned a specific operation. Design of a database must take into account the interface between the DBMS and the operating system. तो ये अगर आप देख लें तो इसका जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आप देखें दिस इज द बाउंड्री, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बाउंड्री है। इससे बाहर जो इंटरेक्ट होते हैं प्रोग्रामर्स जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, यूजर्स जो है वो क्यूरीज के थ्रू करते हैं, और जो DBA होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपनी डेटाबेस स्कीमा के जरिए। तो इसके अंदर जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं जिस तरह से हमने DML की बात की थी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती हैं, और ये DML प्रोसेसर है, और इसके अलावा क्या है कि इसमें क्यूरी प्रोसेसर है, DDL कंपाइलर है, डिक्शनरी मैनेजर है, डेटाबेस मैनेजर है, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड है। और फिर इस तरह से यहाँ पे अगर हम नीचे आए ये इंटरनल इसको कह लेंगे इंटरनल डिटेल में, फिजिकल डिटेल में तो फाइल मैनेजर, एक्सेस मेथड्स हैं, सिस्टम बफर्स हैं, और ये फिर हमारा एक्चुअल डेटाबेस जो है वो है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। ये अगर आप देखेंगे ये DBMS के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं ये सारे वो हैं। उसमें क्यूरी प्रोसेसर है। क्यूरी प्रोसेसर का क्या रोल होता है? दिस इज अ मेजर DBMS component that transform queries into series of low level instructions directed to the database manager. और फिर जो हमारा डेटाबेस मैनेजर है इसका क्या होता है? द DM interfaces with user submitted application programs and queries. The DM accepts queries and examines the external and conceptual schema to determine which conceptual codes are required to satisfy the request. The DMA then places a call to the file manager to perform the request. तो अब यहाँ पे अगर अगर आप देख लेंगे डिटेल में देख लेंगे जो हमने
कि पहले हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात करते रहे कि किस तरह से हमने जो डेटा इंडिपेंडेंस है किस तरह से अचीव करते हैं, हम उसकी डिटेल में जा रहे हैं। तो क्यूरी प्रोसेस हो जाए वो डायरेक्टली जो फाइल मैनेजर है उसके साथ जो है वो कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। जो भी क्यूरी है, रिक्वेस्ट है, वो डेटाबेस मैनेजर के पास जाएगी। फिर ये आगे आफ्टर रिजॉल्विंग द मैपिंग, जो मैपिंग परफॉर्म करने के बाद जो है फिर वो बताएगा कि उसने फाइल मैनेजर को बताएगा कि उसने कौन सा डाटा जो है वो प्रोवाइड करना है। इस तरह से जो फाइल मैनेजर है इसका ये काम है, द फाइल मैनेजर मैनिपुलेट्स द अंडरलाइंग स्टोरेज फाइल्स and manages the allocation of storage space on disk. It establishes and maintains a list of structure and indexes defined in the internal scheme. अब फाइल को रिकॉर्ड को फिजिकल स्टोरेज से उसको उसको रिट्रीव करना और उसको फिर जो है वो प्रोवाइड डेटाबेस मैनेजर को प्रोवाइड करना, ये फिर आगे फाइल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस तरह से डीएमएल प्रीप्रोसेसर है, इसकी भी हमने बात की थी। दिस मॉड्यूल कन्वर्ट्स डीएमएल स्टेटमेंट्स embedded in an application program into standard function calls in the host language. The DML preprocessor must interact with the query processor to generate the appropriate code. और फिर DDL compiler होते हैं। The DDL stands for data definition language. The DDL compiler converts DDL statement into a set of tables containing metadata. These tables are then stored in the system catalog with while control information is stored on data file headers. Or catalog manager, the manager manages access to and maintain the system catalog. The system catalog is accessed by most DBMS components. तो अब ये देखें कि ये हमने अलहदा से बिल्कुल एक अलहदा से कॉम्पोनेंट बना दिया हुआ है, और ये जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस आ रही होगी डेटाबेस में, जो भी इंटरेक्शन हो रही होगी यूजर की डेटाबेस के साथ, ये उसको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है लॉग करता जाएगा। चलिए, ये जो तो कंपोनेंट डेटाबेस डेटाबेस डीबीएमएस के ये मतलब पहले से एग्जिस्ट करते हैं या हम खुद बनाते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से पड़े होते हैं डीबीएमएस ये सॉफ्टवेयर में? ये जो कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, ये कंपोनेंट्स हैं। जी जी जी, बिल्कुल ये पहले से ऑलरेडी होते हैं। लेकिन ये होता है कि जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप डेटाबेस को उसको डीबीएमएस को यूज कर रहे होंगे, तो ये नहीं होगा कि आपको आपको स्पेसिफिकली आप करेंगे कि अब मैं डेटाबेस मैनेजर के साथ बात कर रहा हूँ या मैं क्यूरी प्रोसेसर के बात कर रहा हूँ। होगा क्या है कि आपने, लेट्स से कि आपने क्यूरी लिखते हैं आप, जब आप क्यूरी लिखेंगे, क्यूरी जो है वो आपने सिर्फ लिखनी है, उसका सिंटैक्स जो है क्यूरी का करेक्ट होना चाहिए। जब उसका करेक्ट होगा, उसके अंदर मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम, जो सिंटैक्स में कोई मसला नहीं होगा, वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। ये जो है ये एक काम है। अब वो जाहिर, अब उसकी जो डिटेल है वो किस तरह से, अभी मैंने आपको बता दी कि वो जो क्यूरी प्रोसेसर है वो पहले उसको डील करता है, फिर वो डेटाबेस मैनेजर के पास जाती है, वहां से फिर वो फाइल मैनेजर के पास जाती है। ये सारी चीजें जो है, ये जाहिर बात है, इसमें आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि आप देखें अच्छा अभी इस वक्त आप सोच रहे हो कि अच्छा इस वक्त तो ये काम कर रहा होगा, इस वक्त ये काम कर रहा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में इससे इतना सोचने से पहले पहले जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगी। तो तो हमने ये डिजाइन ऑटोमेटिकली कर रहे सारा होंगे तो प्रोसेस हमें, हो। जी जब हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे होंगे तो हमने बेसिकली तो डेटाबेस नहीं नहीं, डिजाइन करनी है, जब तो आप ये उसमें डिजाइन इंक्लूड। डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन में इन डिटेल्स को, इस डिटेल में आपने नहीं जाना। आपने सिर्फ उसको डिजाइन करना है। डिजाइन जो है वो इस इन सब चीजों से इंडिपेंडेंट होगा। ये भी हमने बात की थी, जो हमारा कंसेप्चुअल डिजाइन है उसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन को नहीं करना। ये सारा काम आपका डीबीएमएस का है। जब आप डीबीएमएस आप डिजाइन कर लेंगे, डीबीएमएस को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अभी आई थिंक हम अभी थर्ड चैप्टर जब हम करेंगे, इसके बाद थर्ड चैप्टर करेंगे। जब फोर्थ चैप्टर हम करेंगे तो फिर उसमें आप कमांड सीखना शुरू कर देंगे कि ये कौन सी कमांड है, ये डीडीएल कमांड है, ये डीएमएल कमांड है, ये कौन सी है। और वो फिर अब आप जब आप कमांड सीख लेंगे, आपको बस कमांड का पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब जो हमने डिजाइन की तरफ जाना है, तो वो डिजाइन में हम देख लेंगे कि हमने किस तरह से एंटिटीज को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उसके क्या मेरिट्स होते हैं, उसका क्या तरीका है, कब कोई चीज जो है वो किसी एंटिटी के लिए क्वालिफाई करेगी। फिर हम जो उसमें जो हमने रिलेशनशिप्स हैं वो हमने कैसे इस्टेब्लिश करनी, कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि क्या रिलेशनशिप है, वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ये किस तरह से हमने करनी है। तो ये चीजें हैं, ये डिजाइन में रहेंगी। उस डिजाइन को फिर आप क्या करेंगे, जो कमांड्स आपने सीखी होंगी सीक्वल की, उसके जरिए आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। दैट्स इट, ये आपका काम है।
अब ये सब चीजें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, ये आपको पूरा पैकेज जो है वो मिलेगा जब आप डीबीएमएस इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर ये सब चीजें शामिल होंगी। लेकिन जाहिर बात है कि उस वक्त फिर आप तो नहीं देख रहे होंगे कि अच्छा ये कौन सा है कंपोनेंट है, उस वक्त तो एक सिस्टम काम कर रहा है, दैट्स इट। आप क्यूरी प्रोसेस कर रहे हैं, आप कोई जो भी काम आप कर रहे हैं अपनी कोई एक्सेस, अगर आप डीबी हैं और आप उसको जो है वो अपनी अपने डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली तो नहीं मेंशन होगा कि इस वक्त आपने किससे कम्युनिकेट करना है, वो तो आपने काम करना है और बाद में वो आपका काम जो है वो हो जाना, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे एज अ लर्नर आपको जो है इसकी सारी डिटेल जो है वो ये पता होनी चाहिए। इस वजह से हम इन सारे कंपोनेंट्स को जो है वो वन बाय वन हम देख रहे हैं। अब आप देखें कि हमने पहले डेटाबेस मैनेजर को 2 या 3 स्लाइड्स पहले हमने इसको एज 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 सिर्फ एक हमने देखा कि ये सिर्फ एक जो है ना एक सिर्फ एक रेक्टेंगल है, दैट्स इट। अब अगर हम उसके अंदर आए, मजीद उसके अंदर जो है वो अगर हम आए, जो हमारा डेटाबेस मैनेजर है, तो उसमें देखें कि उसमें ऑथराइजेशन कंट्रोल आ जाता है, कमांड प्री प्रोसेसर आ जाता है, इंटेग्रिटी चेकर जो है वो आ जाता है, क्यूरी ऑप्टिमाइजर आ जाता है, फिर ट्रांजैक्शन मैनेजर आ जाता है, शेड्यूलर आ जाता है, बफर मैनेजर है और रिकवरी मैनेजर है। इसको फिर एक इसके अंदर फिर एक सब सिस्टम है जिसको हम डेटा मैनेजर कहते हैं। फिर ये देखेंगे ये जाके जो बफर मैनेजर है फिर आगे फाइल मैनेजर के साथ काम करता है, फाइल ये बाकी का वो उसी तरह से जो बाद में हमने देखा था ये सारा हुआ। तो ये मजीद जो है वो डिटेल आ गई। अब ये आप समझ लें कि ये जो डेटाबेस मैनेजर जिसको हमने कहा कि ये कंपोनेंट है, उसके फर्दर सब कंपोनेंट्स हैं जो कि अब इसमें सबसे पहले तो लॉजिकल चीज़ है वो ये है कि ऑथराइजेशन कंट्रोल है कि जो हमें जो यूज़र एक्सेस कर रहा है, क्या वो जो जो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या उसके पास उसकी अथॉरिटी है या उसको प्रिविलेज मिली हुई है कि नहीं मिली, उसके बाद फिर अगला काम शुरू होता है। फिर आप देखेंगे जो ऑथराइजेशन कंट्रोल है फिर वो अपना आफ्टर ऑथराइजेशन कमांड प्रोसेसर के पास रहता है। कमांड प्रोसेसर उसका फिर आगे से काम है कि उसने जो है वो उस कमांड को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो सारा काम उसके अंदर करना है। और फिर इसके अंदर तीन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। क्यूरी ऑप्टिमाइजर होता है, ट्रांजेक्शन मैनेजर होता है, शेड्यूलर होता है। अभी हमने कहा था कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो हमें इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि हम ट्रांजेक्शन मतलब उसको हम करेंगे। तो ट्रांजेक्शन का हमने देख लिया था कि इसके लिए ज़रूरी है कि जब एक चेंज स्टार्ट हो तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है या कमिट होनी चाहिए, बॉट होनी चाहिए। तो ये इसका काम है। अब इसने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो भी ये टास्क शुरू हुई है, ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई है, ये कमिट हो गया, बॉट होगी, इस चीज़ को इंश्योर करना है। तो ये अब सारा ये उसकी उसकी जो है वो डिटेल है कि इंटरनली वो किस तरह से काम करे। अब ये बफर मैनेजर क्या करता है कि इसको अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो जब आप अगर ये हार्ड डिस्क पे फर्स्ट करेंगे, हार्ड डिस्क पे डाटा स्टोर है, तो इसमें जो डाटा है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर जो है स्टोर होता है। तो एक सेक्टर का साइज जो है वो आमतौर पे 512 बाइट्स या 1024 बाइट्स जो है इस तरह से उसका एक सेक्टर का साइज होता है। तो जब आप एक फाइल होती है, एक सिंगल फाइल है, जब आप उसको हार्ड डिस्क में एक्चुअली स्टोर करते हैं तो उसके बहुत सारे चंक्स बन जाते हैं, एक नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा चंक्स बन जाते हैं। तो वो सेगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स में फाइल जो है वो स्टोर होती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो फाइल मैनेजर है उसको आपने रिक्वेस्ट की है कि आपको कुछ डाटा चाहिए। अब वो डाटा सारे का सारा हो सकता है कि एक ही लोकेशन पे नहीं होगा, एक ही सेक्टर के अंदर नहीं होगा, उसको फिर उसको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर से उस डाटा को उसको रिट्रीव करना पड़ेगा, फिर वो यहाँ पे आके उसको जो है वो आप कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद फिर उसको आगे जो है वो आप उसको उसको जो भी एज अ रिकॉर्ड जो है उसको सेंड करेंगे। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसका जो है वो आगे इनके जो है वो आप कह लें कि डेजिग्नेटेड टास्क है जो कि ये परफॉर्म करते हैं। तो अब डाटा उसके अंदर जो चीज़ें उसको हम देख लेते हैं कि ऑथराइजेशन कंट्रोल है, दिस मॉड्यूल चेक्स दैट द यूजर हैज द necessary authorization to carry out the required operation. Command processor, once the system has checked that the user has authority to carry out the operation, control is passed to the command processor. Integrity checker, for an operation that changes the database, the integrity checker checks that the requested operation satisfied all necessary integrity constraints such as key constraints and query optimization. This module determines an optimal strategy for the query execution. And transaction manager, this module perform the required processing operation it receives from transactions. फिर उसके बाद scheduler है, this module is responsible for ensuring that the concurrent operation on the database proceed without conflict with one another. In controls the relative order in which transaction operations are executed.
और फिर रिकवरी मैनेजर है, दिस मॉड्यूल इंश्योर्स दैट द डेटाबेस remains in a consistent state in the presence of failure. It is responsible for transaction comment and abort. फिर बफर मैनेजर है, दिस मॉड्यूल responsible for the transfer of data between main memory and secondary storage such as disk and tape. The recovery manager and the buffer manager are sometimes referred to collectively as the data and data manager. The buffer manager is sometimes known as the कैश मैनेजमेंट मैनेजर भी इसको जो है वो कहते हैं। तो ये भी मैंने जो चीज़ आपको मैंने बताई थी ये उसी से जो है वो रिलेटेड है। जी, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा। सर मेटा डेटा और ये डाटा डिक्शनरी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा, और जिस जगह पे हम उसको मेंटेन करते हैं, जिस फाइल में आप समझ लें हम जिसको हम मेंटेन करते हैं उसको हम डेटा डिक्शनरी कह देते हैं। दिस इज द डिफरेंस। मेटा डाटा इज डाटा अबाउट, वो भी डाटा ही है, वो कुछ और नहीं है, मतलब वो भी एक तरह का डाटा ही है ना। तो अब आपने उसको कोई कहीं ना कहीं तो उसको मेंटेन करना है ना, कहीं ना कहीं आपने उसको रखना है, तो जहाँ पे आप उसको रखते हैं तो उसको जो है वो आप कह देते हैं कि दिस इज द डेटा डिक्शनरी, वो आपकी डेटा डिक्शनरी होती है। जी, एनी अदर थिंग? आगे चलें? चलेंगे। मल्टी यूजर डीबीएमएस आर्किटेक्चर इसको देखते हैं। मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम इज वन इन विच मल्टीपल यूजर एक्सेस डेटाबेस एट द सेम टाइम। और ये जो है ये इसमें टेली प्रोसेसिंग है, फाइल सर्विस है, क्लाइंट फाइल सर्वर है और क्लाइंट सर्वर है। अच्छा, इसमें से जो इस पे इनमें अगर आप देखें तो अगर आप जरा थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाए तो बहुत डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। मेन चीज़ इसके अंदर ये होती है कि हमारे पास एक मेन कंप्यूटर होगा और इसके साथ क्लाइंट्स जो है वो अटैच होंगे, और ये क्लाइंट्स जो है वो डाटा एक्चुअली इसी मेन सर्वर से जो है जो है वो लेते हैं। अब इस चीज़ पे थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि किस तरह से हमने इसको हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि जो है वो डाटा यहाँ पे कितना डाटा जो है वो, या हमने जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने कितनी कितनी प्रिविलेज है, कितना कंट्रोल जो है वो हमने दिया हुआ है। तो उसी पे ये तीनों फिर तीन डिफरेंट जो है वो आर्किटेक्चर है, तो इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो टेली प्रोसेसिंग है। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर फॉर मल्टी सिस्टम वाज टेली प्रोसेसिंग where there is one computer with single central processing unit and number of terminals. User terminals are typically dumb. Dumb का मतलब ये होता है कि उनमें कोई प्रोसेसिंग पावर जो है उनके अंदर नहीं होती, उस पर कोई प्रोसेसिंग जो है वो उन टर्मिनल्स पे नहीं होती है। वो सिर्फ क्या करते हैं कि वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और फिर जो जो उनको डाटा मिला उसको डिस्प्ले करेंगे, दैट्स इट। और उसके अलावा क्या है कि ऑल डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन आर डन बाय द सेंट्रल कंप्यूटर। तो ये इस तरह से आप कह लें कि आप ये समझ लें कि इसके साथ कोई ये आपका एक आपका सिस्टम है, मेन सिस्टम है, इसके अंदर जो है वो सीपीयू मतलब प्रोसेसिंग इसके अंदर हो रही है। यहाँ पे सिर्फ आप देख लें कि मॉनिटर और कीबोर्ड है। तो ये सिर्फ क्या करेंगे कि ये सिर्फ आप इसमें कह सकते हैं कि आप इसके जरिए सिर्फ कमांड भेज सकते हैं और जो आपको डेटा मिला उसको मॉनिटर पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन इट सिर्फ यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी यहीं पे जो ये आपका जो मेन कंप्यूटर है यहीं पे जो है वो होती है। तो इसमें ये याद रखें कि इसमें जो टर्मिनल्स हैं इनको हम डम्ब इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर सीपीयू नहीं होता। ये जो टर्मिनल्स हैं इनके अंदर कोई सीपीयू नहीं होता और ये कोई प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। जो डाटा इनको मिलता है वो वही ये सिंपली उसको डिस्प्ले कर देते हैं, विदाउट एनी प्रोसेसिंग उनको डिस्प्ले कर देते हैं।